हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह हमारी पॉलिटी चल रही थी, पॉलिटी में हमने भाग 1 से लेकर 4 क तक पढ़ लिया था। आज हम उन 4 क के बारे में अर्थात अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51 तक जल्दी से रिवीजन मारेंगे, जितना हो सके उतना जल्दी। तो ये वीडियो हो सकता है लंबा, तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते स्टार्ट। मैं लॉकेंदर करण। जैसा कि आपको पता है, संविधान के 22 भाग है, जिसमें से हमने 4 क तक हमने पढ़ लिए थे। तो आज इन चारों का हमने एक बार क्विक रिवीजन मारना है। अब बात करते हैं हम संविधान के भाग 1 के बारे में। संविधान का भाग 1। भाग 1 क्या कहता है? तो भारत में जितने भी राज्य, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनका वर्णन करता है कौन? भाग 1। इसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। इसमें अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद पहला क्या कहता है? अनुच्छेद पहला कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत है जो राज्यों से बना हुआ संघ है। इंडिया इज ए स्टेट ऑफ यूनियन। तो भारत में जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनका वर्णन किस अनुच्छेद में होगा? तो अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? भारत किसी भी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिला सकता है, अगर वह मिलना चाहे तो। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया 1975 में, वह मिलना चाहता था हमें, तो हमने मिला दिया और उसको नागरिकता वागरिकता जो भी देनी थी, एक राज्य दे दिया हमने, उसको पूर्ण राज्य की प्रदान कर दिया। तो ये कहता है अनुच्छेद 2 कि हम किसी भी विदेशी राज्य को मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 कि भारत के जो कितने भी राज्य और कितने भी केंद्र शासित प्रदेश होंगे, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना है, उनका नाम परिवर्तन करना है, उसके कुछ क्षेत्रों में फेरबदल करनी है। जैसे एक राज्य के कुछ क्षेत्र दूसरे राज्य को देने, दूसरे राज्य कुछ क्षेत्र पहले वाले राज्य को देने। तो ऐसी फेरबदल कर सकता है। किसमें? जो भारत के राज्य है, भारत के अंतर्गत आएंगे, उसी में हम करेंगे, दूसरों के हम हस्तक्षेप क्यों करें? तो अनुच्छेद 3 कह रहा है भारत या संसद, संसद है जो किसी भी राज्य के नाम सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? कि अनुच्छेद 2 और 3 के कार्य ये साधारण बहुमत से हो जाएंगे। साधारण बहुमत अर्थात जो संसद में उपस्थित लोगों की संख्या है, वो साधारण बहुमत से अगर प्रस्ताव को पारित कर दे कि हाँ हम सिक्किम को मिला रहे हैं, इसके लिए विशेष बहुमत नहीं चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत किसे कहते हैं? 50 से 1 ज्यादा, 50 से 1 ज्यादा साधारण बहुमत। जैसे मान लीजिए 100 व्यक्ति है जो वोट डाल रहे हैं, उसमें से 51 व्यक्तियों ने वोट डाल दिया कि हाँ भाई ये प्रस्ताव पारित हो जाना चाहिए, तो वह प्रस्ताव साधारण बहुमत कहलाएगा। और अर्थात मतलब 50 और 1 51 लोगों की सहमति होगी और वह प्रस्ताव पास हो जाएगा। तो अनुच्छेद 2 और 3 के जो भी कार्य होंगे, वो संसद क्या है? साधारण बहुमत से कर सकता है, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं भाग 2। भाग 1 कंप्लीट हो गया हमने। अब बात करते हैं हमारा भाग 2। भाग 2। भाग 2 जैसा कि आपको पता है किसका वर्णन करता है? तो नागरिकता का वर्णन करता है। नागरिकता हमने कहां से ली है? तो ब्रिटेन से ली है। इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 4 से खत्म होता है, तो 5 से 11 तक इसके अंतर्गत अनुच्छेद है। ये बताता है भारत में नागरिकता आपको किस किस प्रकार पर मिल सकती है। तो भारत में पहले मैं बता देता हूँ, आपको 5 प्रकार से नागरिकता मिलती है। कौन कौन सी? वंश परंपरा, वंश परंपरा, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, पंजीकरण पर, भूमि अर्जन पर, और देशीकरण पर। 5 हो जाएगा देशीकरण। अब मैं आपको इनके बारे में समझा देता हूं। देशीकरण, वंश पर पहला समझिए जन्म के आधार पर। आपको जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता पिता भारतीय हो, तो उनको क्या है? भारत में नागरिकता मिल जाएगी। अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो उसका जन्म क्या होना चाहिए? भारत में होना चाहिए और उसके माता पिता भारतीय हो। फिर ये कहता है कि 26 वंश परंपरा दूसरा, कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद अगर कोई भारत से बाहर भी जन्मा हो, लेकिन उसके माता पिता अगर भारतीय होंगे, तो उसको भी क्या नागरिकता मिल जाएगी। तो हमें किस आधार पर मिली है? तो वंश परंपरा के आधार पर। हमारे माता पिता, पिता के पिता, दादा दादी, सब किस हमारे वंश कौन से थे? भारत से थे। तो हमें वंश परंपरा के आधार पर हमें नागरिकता मिली। अब बात करते हैं पंजीकरण के आधार पर। मान लीजिए जब कोई व्यक्ति बाहर से आया, उसे भारत अच्छा लगा, वह भारत में ही बस गया, 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो और संविधान की 22 भाषाओं में से किसी एक भाषा का जानकार हो,
तो उसे 7 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कि ताकि वो रजिस्ट्रेशन से पता चल जाएगा वो 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, और 7 माह के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन से उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, पंजीकरण के आधार पर। भूमि अर्जन पर भारत किसी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाता है। अब आप ये बताइए, भारत किस अनुच्छेद के तहत विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाता है? तो भारत अगर किसी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाता है तो वो के लोग भी तो अब साथ में आएंगे अब उस राज्य के, तो क्या उसको नागरिकता नहीं दोगे? उनका तो वंश ही अलग है, जन्म भी भारत से बाहर हुआ है, पंजीकरण तो वो करा नहीं सकते, अभी आतात मिले हैं। तो भूमि अर्जन अर्थात भारत अगर किसी विदेशी राज्य को अपने अंदर मिलाता है तो उसको स्वतः नागरिकता प्राप्त हो जाती है वहां के लोगों को। जैसे हमने सिक्किम को मिलाया तो सिक्किम का तो वंश था नहीं भारत में, ना ही वो जन्म हुआ, तो जैसे हमने उसको भारत के अंतर्गत मिलाया तो भारत की ऑटोमेटिकली उसको नागरिकता मिल गई। देशीकरण के आधार पर कोई बाहर से आता है, कोई भी विदेशी नागरिकता त्याग कर देता है तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाती है। तो ये हो गया देशीकरण अर्थात देश का बन जाना। तो ये तो 5 प्रकार हो गए कि हमें नागरिकता मिलती है भारत में 5 प्रकार से। अब अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं, अनुच्छेद क्या कहते हैं। अनुच्छेद 5 आपको 3 बातें कहता है। प्रारंभ में नागरिकता, इसके हेडिंग डाल देना, प्रारंभ में नागरिकता अर्थात जिसका जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जन्म हुआ हो, और संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा हो। 2 बातें हुई अभी तो। प्रारंभ में नागरिकता जिसका जन्म भारत में हुआ हो, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, जिसके माता पिता भारतीय हो। तो ये 3 बातें आपको लिखनी है इस अनुच्छेद 5 में। इस आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। अनुच्छेद 6 जब लोगों को पता चला भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने वाला है तो लोग क्या थे, जो पाकिस्तान से भारत आने वाले थे तो उनको भी तो नागरिकता देनी पड़ेगी भाई, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं। तो उनके लिए एक डेट रखी गई थी 19 जुलाई 1948 कि अगर इससे पहले जो व्यक्ति भारत में आ गए उनको ऑटोमेटिक नागरिकता दे दो। इस तारीख से बाद जो व्यक्ति भारत में आया उसे 6 माह का क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, 6 माह का वेट करना पड़ेगा, तब जाकर उसे भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो ये क्या कहता है अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वालों को नागरिकता। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7। आप समझ गए, अब इधर ही लिखते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 क्या कहता है, ये कहता था 6 पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए। अब जो भारत में रहने वाले थे उनको भी तो लगा भाई हमारे पाकिस्तान जाना चाहिए, पाकिस्तान बन रहा है, तो वो पाकिस्तान चले गए। फिर उन्हें जब पाकिस्तान की हकीकत पता चली, पाकिस्तान चीज क्या है, अब वे अपने देश वापस आना चाहते हैं। तो भारत तो स्वागत करने में वसुदेव कुटुंबकम है कि गलती हो गई तो हो गई, अब वापस आने हैं। तो जो वापस आए थे भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से जो वापस आते हैं उनके लिए एक डेट रखी गई 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 कि इससे पहले जो भारत में आ जाएगा उसको बिना किसी रजिस्ट्रेशन के उसको भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। इसके बाद आने वालों के लिए उसे फिर वही 6 माह का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 क्या कहता है, अनुच्छेद 8 कहता है विदेश में रहने वालों को नागरिकता। जब भारत में आंदोलन चल रहे थे, भारत आजाद होने वाला था, तो बहुत से सुभाष चंद्र बोस जैसे, लाला लाजपत राय जैसे बहुत से ऐसे लोग थे जो भारत से बाहर रहकर भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। तो क्या उनको नागरिकता नहीं दी जाएगी? वे भी तो भारत से बाहर रहते हुए तक क्या हुआ, रहते हैं तो भारत के। तो विदेश में रहने वालों को नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत मिलती है? अनुच्छेद 8 के तहत। कोई वर्तमान में भी बाहर जाकर काम कर रहा है तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी? भारत की नागरिकता। अनुच्छेद 8 उसे नागरिकता देता है। अनुच्छेद 9, अगर आपने कोई विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए आप बाहर गए, विदेश गए, अमेरिका में, आपने अमेरिका की नागरिकता जैसे ही ग्रहण करेंगे भारतीय नागरिकता आपकी स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो ये कहता है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 10, अब आपकी भारत में जो भी बड़े बड़े चुनाव होते हैं उसमें पहली लाइन आपने सुनी होगी कि इस चुनाव के लिए योग्यता चाहिए भारत का नागरिक हो। अगर मान लीजिए आपकी सरकार कुछ भी कर सकती है तो सरकार कहते हैं मैं सबकी नागरिकता छीन लूं, तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, जो सरकार है वह सरकार बनी रहेगी। तो ऐसे संविधान बनाने वालों ने सोचा कैसे भाई ये खतरा हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि आपकी नागरिकता तब छीनी जाएगी तब आपने क्या किया हो, देश विरोधी काम किया हो। तो अनुच्छेद 10 कहता है आपकी नागरिकता कब छीनी जाएगी? तो आपकी नागरिकता तब छीनी जाएगी जब आपने देश विरोधी काम किया हो। भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, पाकिस्तान के आप नारे लगा रहे हो तो कहेंगे हट ये पागल है और आपकी नागरिकता छीन लेगी। जैसे कोई विदेशी, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आए और आपने उसके मुंह पर या उसके अजीब बर्ताव किया, उसके साथ पत्थर मार दिया, तो आपको पागल समझ के आपकी देश की नागरिकता छीन ली जाएगी क्योंकि इससे भारत का अपमान होगा।
तो इस आधार पर देश विरोधी काम न किया हो तब तक आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, ये हमारा संविधान कहता है। अब अनुच्छेद 11, अगर मान लीजिए नागरिक संबंधित कोई कानून बनाना है तो वह कानून कौन बनाएगा? कोई तो होना चाहिए कानून बनाने वाला, तो वह कानून बनाएगा संसद। अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाएगा। अगर आपसे और डीप में जाकर यूपीएससी में लेवल में पूछ ले कि किस मंत्रालय से संबंध विचार विमर्श करके संसद कानून बनाता है, तो संसद एक गृह मंत्रालय से विचार विमर्श करके कानून बनाएगा नागरिकता संबंधी। जैसे वर्तमान में एनए, सीसीए, एनआरसी ये निकले, तो इनके बारे में कानून किसने बनाए? तो वो सब बताता है कि संसद ने बनाए, सीसीए अमित शाह गृह मंत्री ने। सॉरी, अब बात करते हैं हम भाग 3 के बारे में। भाग 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करते हैं भाग 3। भाग 3 किसका वर्णन करता है? तो जैसे कि आपको पता होगा, भाग 3 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है। मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिक होते हैं उन्हें एक विशेष प्रकार की सुविधाएं दी जाती है भारत में रहने के लिए, तो वे इन सबका वर्णन करता है, मौलिक अधिकार वर्णन करता है भाग 3। भाग 3 कहां से लिए गए? तो भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए? तो यूएसए से लिए। नागरिकता कहां से ली? तो ब्रिटेन से ली। नागरिकता हमारी कौन सी है ये भी अगर आपसे पूछ ले तो एकल नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अर्थात राज्य की अलग है, देश की अलग है। हमारे भारत में राज्य की अलग नहीं है, पूरे देश की एक ही, हम भारत के नागरिक है। हम ऐसे नहीं कहते कि मैं इस राज्य का नागरिक हूँ और इस देश का भी नागरिक हूँ, ऐसे नहीं, हम सिर्फ भारत के नागरिक है। अब बात करते हैं भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक थे? तो 11 तक खत्म हो गए। अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन करता है भाग 3। अब बात करते हैं भाग 3 में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के जो नागरिकों को दिए गए, इसके लिए हम संसद जा सकते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। राज्य वो नहीं जो हम सोचते हैं स्टेट, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये वाले स्टेट नहीं। स्टेट कौन से? ये राज्य कौन सा? वह संस्था जो सरकार से किसी न किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करती है, सहायता प्राप्त करती है, वह सभी किसमें? राज्य के अंतर्गत आते हैं। विधानमंडल हो गए, संसद हो गए, कोई संस्था हो गई जो सरकार से जुड़ी हुई है, तो वे सब राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण के बारे में बताता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक कर्तव्य है कि संसद से जो भी कानून पारित होता है उसकी जांच करेगा अनुच्छेद 13 के तहत कि वह कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर हनन कर रहा है तो उस नागरिक कानून को खारिज कर देगा सुप्रीम कोर्ट। तो अनुच्छेद 13 अल्पीकरण के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 14, अब ना जैसे कि आपको पता है कि हमारे 6 मौलिक अधिकार है, कौन कौन से, तो मैं एक बार वो भी बता देता हूँ। आपको पता ही होगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण, धर्म की स्वतंत्रता, फिर इधर लिख देते हैं संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सिर्फ आपको क्या रखना है? पहले में स रखना है, दूसरे में आधा स, तीसरे में 3 आगे किसकी है? शिव जी, तो शिव जी वाला स। 4 क्या होते हैं? धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, 4 धर्म है, तो ये ध से धर्म कर देना, वापस स लिखना है, सिर्फ आपको स ही याद रखना है। अब जो आप समझिए, समानता का अधिकार कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 13 नहीं, अब खत्म हो गया, तो 14 से 18 समानता के अधिकार का वर्णन करता है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20, शोषण के विरुद्ध अधिकार 19 से 22 हो गया, 23 और 24। 23 और 24 किसका वर्णन करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28, संवैधानिक सॉरी ये आ जाएगा आपके शोषण के विरुद्ध हो गया, ये स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संस्कृति, अल्पसंख्यक संस्कृति हो गया, संस्कृति का अधिकार, ये कहां से कहां तक हो जाएगा? तो 29 से 30। संस्कृति व अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण बात करता है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30। फिर एंड में आ जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार 31 है। जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा डिलीट कर दिया गया है।
तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गए आपके 6 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करते हैं इनके एक एक अनुच्छेद उठाते हैं और उनके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समानता बताता है, अर्थात विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण, कानून के सामने सभी समान है। तो ये बात करता है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कहता है किसी व्यक्ति को भी, भारतीय किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान इन आधारों पर किसी के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 15 कि आपके साथ नागरिकों के साथ धर्म, जाति, लिंग इनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर 15 का क्लॉज 2 क्या कहता है? 15 का क्लॉज 2, सार्वजनिक स्थानों पर जाने से भी आपको धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान इनके आधार पर आपको नहीं रोका जाएगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 15(2) क्लॉज 15 का क्लॉज 2। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 नौकरियों में समानता की बात करता है कि भारत के नागरिकों सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, नौकरियों में सभी को समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। अब अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 क्या कहता है? ये क्या कहता है कि महिलाओं को विशेष आरक्षण दिया जा सकता है नौकरियों में। और इसका क्लॉज 4 क्या कहता है? इसका क्लॉज 4 कहता है ST/SC को भी, ST/SC जो पिछड़ी जनजाति है, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति, उनको भी क्या है नौकरियों में अवसर दिए जा सकते हैं। अब आप कहोगे भाई यहाँ पर तो भेदभाव हो रहा है उनको जाति को लेकर, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यक वो बहुत, जैसे यहाँ पर आप और यहाँ पर वो अल्पसंख्यक है, तो उनका उत्थान करने के लिए उनको थोड़ा रिजर्वेशन आरक्षण दिया जा रहा है हमारे अनुच्छेद संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 ये ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 17 किसका बात करता है? तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अर्थात किसी के साथ भी छुआछूत जैसा क्या ऐसे व्यवहार नहीं किया जाएगा। भारत के नागरिकों के साथ चाहे कोई भी हो, किसी के साथ भी छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत करता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। जैसे पहले के बादशाह होते थे जो अपने नाम के आगे सिकंदर बादशाह लगाते थे, तो वह अब कोई भी नहीं लगा सकता। अनुच्छेद 18 के तहत अपने नाम के आगे ऐसी उपाधियां नहीं लगा सकता। तो ये हो गया समानता का अधिकार। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 19 से 22 से लेकर स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। अनुच्छेद 19 यहीं से लिखते हैं। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण से कहीं भी रहने की स्वतंत्रता, स्थायी रूप से कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और व्यापार करने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद 19 के तहत आप जो अभी मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप कहीं भी जाकर पब्लिक प्लेस में बोलते हो तो ये आपका अधिकार है बोलने का। किसके तहत? अनुच्छेद 19 के तहत। आपके मौलिक अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। तो इसमें 6 आपको स्वतंत्रताएं दी गई है। कौन कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से आप सभा कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है। संगठन बना सकते हो, चारों तरफ घूम सकते हो, कहीं पर भी भारत में जाकर आप बस सकते हो। पहले तो जम्मू कश्मीर में था, आप वहां पर जाकर रह नहीं सकते, अब तो आप जम्मू कश्मीर में भी रह सकते हो और कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो। अनुच्छेद 19 के क्लॉज 2 में कहा गया है ये स्वतंत्रता आपकी तब तक मान्य होगी जब तक देश की एकता, अखंडता को कोई खतरा न पहुंचे, लोक व्यवस्था को कोई खतरा न पहुंचे। अर्थात जैसे आप कहीं भी पब्लिक प्लेस में गलत वर्ड यूज नहीं कर सकते, ऐसे खुलेआम भाषण नहीं दे सकते, हथियार लेकर आप सभा संगठन नहीं कर सकते। इसके लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचेगा तो वहां पर आपके मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। अब करते हैं अनुच्छेद 20 की बात। दोष सिद्धि में संरक्षण, अर्थात आपके ऊपर दोष सिद्ध हो चुका है तब आपको कुछ संरक्षण दिया जाता है उस समय। इसमें 3 प्रकार से आपको संरक्षण मिलता है। कौन कौन सा? कार्योत्तर विधि दूसरा हो जाएगा आपका कार्योत्तर विधि। इसके अंदर आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। कार्योत्तर विधि, दूसरी याद नहीं आ रही है, और तीसरी हो जाएगी आत्मरक्षण, और तीसरी हो जाएगी दोहरा दंड। याद आ गया? चलिए, दोहरे दंड। अब दिमाग में आर्टिकल 395 के घूमे हुए हैं तो अब उनको थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, याद आने में।
तो 395 अनुच्छेद है, उसमें से ऐसे कुछ एक दुक्के कहीं पर थोड़ा मिसिंग हो जाता है दिमाग या हमारा ब्रेन। तो बात करते हैं कार्योत्तर विधि। ये आपको कैसे दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, अर्थात आपने जिस समय जो काम किया है उसी को आपको सजा मिलेगी, अर्थात जिस समय आपने जो गुनाह किया है उसी की आपको सजा देता है। ये कहता है कार्योत्तर विधि। मान लीजिए आपने किसी को एक थप्पड़ मारी, आज थप्पड़ मारना आज के समय में गुनाह नहीं है तो आपको कोई सजा नहीं दी जा सकती, लेकिन ऐसे ही कल अगर कानून बन जाए कि थप्पड़ मारने पर 6 माह की सजा है, तो आपने तो ये सजा, आपने तो ये गुनाह कर दिया, कल किया था, कल इसके ऊपर कोई कानून था नहीं, तो आप उस गुनाह से बच गए। ये कहता है कार्योत्तर विधि। दोहरा दंड, आपने उसको थप्पड़, मान लीजिए आपने किसी का मर्डर किया, एक बार जेल जाकर आ गए, अब जज ने आपको फिर से देखा भाई इसने तो इसी का मर्डर किया था, इसको वापस से जेल भेजते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता आपको 2 बार किसी एक अपराध की 2 बार सजा दी जाए, आपने उसे एक अपराध की सजा एक बार भुगत ली है। आत्मरक्षण, आत्म अभिशमन, आत्म अभिशमन, अर्थात इसका अर्थ क्या है? आत्म अभिशमन। इसका अर्थ समझिए, आपको पुलिस आपसे कहती है ना सरेंडर कर लीजिए, ये क्यों कहती है? क्योंकि आपके ऊपर दबाव नहीं बनाया जा सकता, आपको अपना गुनाह कबूल करने पर पुलिस आपको ऊपर दबाव नहीं बना सकती, अर्थात आप अपने तरीके से गुनाह कबूल नहीं कर सकते अपने मन से। अगर पुलिस आपके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर करती है तो आप उस समय तो हाँ भर सकते हैं पुलिस स्टेशन कि हाँ मैंने ये गुनाह किया, लेकिन कोर्ट में जाकर आप अपना बयान चेंज कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो पुलिस के सामने कुछ और कहते हैं, फिर कोर्ट में जाकर कुछ और कह देते हैं, तो वे किसके तहत कहते हैं? आत्म अभिशमन। उन्हें इस बात की क्या है? स्वतंत्रता है कि वो अपने जबरदस्ती अपना गुनाह कबूल नहीं कर सकते। अगर कोई प्रूफ उनके ऊपर मिल ही जाता है तब तो वो गुनाह उनके ऊपर सिद्ध हो ही जाता है। तो अनुच्छेद 20 आपको कितने प्रकार की स्वतंत्रता देता था? दोष सिद्धि में भी 3 प्रकार की। कार्योत्तर, आपने जिस समय जो गुनाह किया है, दोहरा दंड, 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, और आपको गुनाह कबूल करने पर पुलिस आप पर जोर नहीं बना सकती। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 प्रांतिक स्वतंत्रता की बात करता है। आपको एकांत में जीने का अधिकार है, आप चाहे तो हिमालय में चले जाइए, एकांत में जीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आपको विदेश जाने का अधिकार है, तो अनुच्छेद 21 कहता है। आपको निःशुल्क कानूनी, आपको निःशुल्क चिकित्सा सहायता देने का अधिकार है, ये आपका क्या अधिकार है? अनुच्छेद 21 के तहत। व्यक्ति की गोपनीयता में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, प्राइवेसी में, तो ये भी आपका एक अधिकार है। फोन टैप करना अपराध है, किसी का भी फोन टैप करते हो तो उसकी प्राइवेसी को खतरा पहुंचता है, तो ये आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो ऐसे अगर आपका कोई करता हुआ आपको प्राप्त मिल जाता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो प्रांतिक स्वतंत्रता का वर्णन करता है अनुच्छेद कौन? अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 किसका वर्णन करता है? 22-24 से, अर्थात आपको गिरफ्तारी में संरक्षण बताता है। अर्थात जब पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तब आपको कारण बताना होगा पुलिस को। आप अपना कारण पूछ सकते हैं, मुझे किस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, मुझे कारण बताइए, तो आप अपना पुलिस से कारण पूछ सकते हैं। पुलिस आपको 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती, 24 घंटे बाद उसे कोर्ट में पेश करना अनिवार्य होता है। फिर अगर आपके पास वकील नहीं है तो आप पुलिस से, अगर आपके पास फोन नहीं है तो आप पुलिस से फोन मांगकर अपना सरकारी वकील या प्राइवेट वकील भी कर सकते हैं। तो ये कहता है अनुच्छेद 22 हो गया कंप्लीट स्वतंत्रता का अधिकार, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद कितने थे? 4, 19, 20, 21, 22। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ, भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ दुर्व्यापार, बेगार और बलात्कार नहीं कराया जा सकता। अर्थात किसी भी जो बच्चों को महिलाओं को बेचते खरीदते हैं तो ये सब एक अपराध है, अगर कोई पकड़ता हुआ पाया जाता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा दंड दिया जाता है। अब बात करते हैं, हो गया अनुच्छेद 23 कि किसी और बेगार अर्थात किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। बलात्श्रम, उसे उचित मूल्य देना होगा। बलात्श्रम क्या होता है? किसी से 12 घंटे काम कराए और मजदूरी 8 घंटे की दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। उचित काम का उचित मूल्य देना होगा जो भी वो काम कर रहा है व्यक्ति। तो ये हो गया अनुच्छेद 23, क्या? व्यक्तियों के साथ बेगार, बलात्श्रम नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 24, 22-24 से संबंधित है, 24-14 से संबंधित है। अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराना निषिद्ध है, अपराध है। तो जैसे आपने फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बोर्डों में देखा होगा कि बोर्ड पे लिखा होता है फैक्ट्रियों में कि 14 वर्ष से बाल श्रम काम करना निषिद्ध है या अपराध है। तो ये किसके तहत लिखा होता है? अनुच्छेद 24 के तहत। अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो वही उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा दी जाती है। तो ये हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 आपको अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। अब यहाँ पे समझिए हमारा भारत का संविधान कैसा है।
हमारा भारत का संविधान हमें किसी धर्म को अपनाने के लिए नहीं कहता है, लेकिन आप अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हो ये कहता है। ऐसे नहीं आप हिंदू है तो मुस्लिम बन जाए, मुस्लिम है तो हिंदू बन जाए, सिख बन जाए, पारसी, ऐसा नहीं। आप ऐसा नहीं अपने शो ऑफ करने के लिए, दिखावा करने के लिए आप हिंदू से मुस्लिम बन जाओ, ऐसे नहीं। आप अगर उस धर्म आपको अच्छा लगता है, हिंदू धर्म को कोई मुस्लिम धर्म अच्छा लगता है, तो उसके गाने गुनगुना सकता है, उसके जो भी प्रचार होते हैं, उसकी जो भी संस्कार होते हैं वो फॉलो कर सकता है, कुरान पढ़ सकता है। तो आप अपने मन से पढ़ाओ, ऐसे नहीं आप उसका अपना हिंदू धर्म को छोड़कर मुस्लिम धर्म में चले जाओ। तो ऐसा करने को हमारा संविधान नहीं कहता है। अनुच्छेद 25 कहता है अंतःकरण, अर्थात अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 26 के तहत अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 25, 26 आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रबंधन कर सकते हो। अर्थात आपने देखा होगा रामनवमी के दिन ऐसे जुलूस निकलते हैं, दुर्गा पूजा के दिन दुर्गा माता की मूर्तियां लगाई जाती है बड़े बड़े, तो ये आपका क्या धर्म का प्रचार कर रहे हो, लेकिन किसी से जबरदस्ती उसको धर्म को फॉलो करने के लिए आप नहीं कह सकते। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 जो भी धार्मिक संस्थानें होती है, जैसे मंदिर हो गए, मस्जिद हो गए, अमृतसर में हो गए हमारे गुरु गुरु गोविंद सिंह के, जो ये भी मंदिर मस्जिद मठ चर्च होते हैं, इनके ऊपर क्या है, जो भी पैसा आता है उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक संस्थानों पर कर मुक्ति है, कर यानी टैक्स मुक्त है, तो इनके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों से संबंधित की बात करता है। अनुच्छेद 28 कि किसी भी शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, इनके आधार पर इसको प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। तुम इस जाति को हो तो इस विद्यालय में नहीं पढ़ सकते, तुम इस धर्म से हो इस विद्यालय में नहीं पढ़ सकते, तो ऐसा प्रतिबंध करता है हमारा अनुच्छेद 28। इसके अंतर्गत राष्ट्रगान गाने पर भी आपको बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी आपके अंतर कहा गया अनुच्छेद 28 के तहत कि आपको राष्ट्रगान गाने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप गाते हो तो राष्ट्रगान का आपको पूरा सम्मान करना पड़ेगा। तो ये हो गया धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन। अनुच्छेद 29 और 30 पढ़ते हैं। कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सॉरी अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। शोषण के विरुद्ध हो गया 23 और 24। अल्पसंख्यक संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, जो भी अल्पसंख्यक व्यक्ति होते हैं भारत में, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, वे अपना संरक्षण करने के लिए प्रयास कर सकती है, उनको बचाना जरूरी है। वे अपने जो भी रीति रिवाज है वो अपने तरीके से फॉलो कर सकते हैं। संस्कृति, अनुच्छेद 29 क्या कहता है, संस्कृति का अधिकार, अर्थात उस अल्पसंख्यक व्यक्तियों को अपना धर्म का प्रचार, अपने धर्म का संरक्षण बचाए रखने का प्रयास वे कर सकते हैं, उनको रोका नहीं जाएगा। अब तो तुम्हारे बहुत ही 2-4 सदस्य रहे, तुम अभी इस धर्म को अपना लो, तो ऐसा नहीं होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थानों से संबंधित। अब अल्पसंख्यक को लगता है कि हमारा भाई क्या है, हमारा कहीं भी अस्तित्व नहीं हो रहा, थोड़ा सा भी हमारा अस्तित्व उसको बचाए रखते हैं, उनके लिए अगर वे चाहे तो इसके शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। जैसे इलाहाबाद मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो उनको क्या है, मुस्लिमों को एक प्रतिनिधित्व मिल जाता है, भाई हम इस यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमें अपनापन लगता है, तो वे चाहे तो अल्पसंख्यक व्यक्ति अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, जैसे बनारस हिंदू कॉलेज। तो इस आधार पर, ये किसके आधार पर स्थापना हुई इनकी, तो अनुच्छेद 30 के आधार पर इनकी स्थापना हुई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31 क्या था, तो आपको पता होगा 31 था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन करके 1978 में इसे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि सरकार को कोई भी काम करना होता था, उसमें लोगों की प्रॉपर्टी बीच में आती थी, लोग अपना देते नहीं थे, ये मूल अधिकार था। तो सरकार ने सोचा भाई इसका तो कुछ करना पड़ेगा, तो सरकार ने संविधान में संशोधन किया और इस मूल अधिकार को कहाँ भेज दिया, 300A में। कौन से संविधान संशोधन करके, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसे मूल अधिकार न बनाकर क्या कानूनी अधिकार बना दिया। तो 31वां अनुच्छेद क्या था, संपत्ति का अधिकार था, जो वर्तमान में डिलीट हो चुका है, हट गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 32 कहता है कि ये इतने सारे मौलिक अधिकार, इनकी गारंटी कौन लेता है, कोई तो लोग, भाई हमारा अगर हनन हो रहा था हम जाएंगे कहाँ, तो अनुच्छेद 32 कहता है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। अर्थात अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर आपका कोई मौलिक अधिकारों का हनन करे तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाके क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पर्चा, उत्प्रेषण, इधर लिख देते हैं उत्प्रेषण,
प्रतिषेध। प्रतिषेध। संविधान क्या करता है? संविधान 5 प्रकार की रिट। रिट क्या होता है? समझिए, एक आदेश होता है। संविधान एक आदेश देता है, अर्थात संविधान 5 प्रकार के रिट देता है। कौन कौन सा? पहला हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। पुलिस ने किसी को 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखा है, जैसे मान लीजिए आपके किसी भाई को हिरासत में रखा है, उसे कोर्ट में पेश नहीं किया है, तो आप अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि उसको 24 घंटे से ज्यादा हो गया है, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में गवाही दीजिए कि इस पुलिस स्टेशन ने मेरे भाई को पकड़ा, 24 घंटे से ज्यादा उसे किसी कोर्ट में पेश नहीं किया गया, तो उसे जल्द से जल्द उसे प्रत्यक्ष करे, मेरे सामने लाए, उसको देखना है मुझे। तो सुप्रीम कोर्ट उस पुलिस स्टेशन पर आदेश देती है कि आप जल्द से जल्द इसे मेरे सामने पेश करिए। अब उस बंदे को आप छोड़ दीजिए, अब उस बंदे को हम हैंडल करेंगे, अब उसे क्या सजा देनी है हम देंगे। तो ये हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बात करते हैं परमादेश। परम प्लस आदेश। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी अपना आदेश दे सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानना सबको फॉलो हो गया। तो ये क्या हो गया? परमादेश। अधिकार पर्चा। कोई मान लीजिए पुलिस है, मान लीजिए पुलिस है और कोई अपना अस्तित्व, जैसे उसके अधिकार क्षेत्र से जाकर कोई संस्था बाहर काम करती है, तो सरकार, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट अधिकार पर्चा के तहत उससे पूछेगा कि आपको किसने अधिकार किया, दिया अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर का काम क्या होता है? लोगों को सुइयां लगाना, काम करना। अगर उसी का काम अगर कोई चपरासी कर ले या हॉस्पिटल का कोई सफाई कर्मचारी कर दे, तो उसके अगर आपको कैमरे में शूट करके, आपका वीडियो शूट करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और उसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट उससे पूछेगी उस चपरासी या सफाई कर्मचारी के कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि उस मरीज को जाकर इंजेक्शन लगवाए। इंजेक्शन, अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी है, किसी मरीज को इंजेक्शन लगाए, तो उसकी प्राणदायिक स्वतंत्रता का खतरा होता है अनुच्छेद 21 के तहत। 21 उसके क्या जान की खतरा हो सकता है, तो आपको भाई उसको चपरासी को किसने अधिकार दिया कि वो उसको इंजेक्शन लगाए मरीज को, तो उससे मरीज कर्मचारी से, सफाई कर्मचारी से सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम उस मरीज को काम करो, तुम्हारा काम है सिर्फ झाड़ू लगाना, सफाई रखना, तो ये तुम्हारा काम है, तुमने अपने अधिकार से जाकर बाहर जाकर काम किया, तुम्हें जो सजा देनी होगी सुप्रीम कोर्ट दे देगा। अब बात करते हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उत्प्रेषण अर्थात कोई मान लीजिए किसी ने छोटा सा काम किया, हाईकोर्ट या ये दोनों ऐसी कोर्ट से संबंधित, हाईकोर्ट हो जाएगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब छोटे से उत्प्रेषण समझिए, हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी को छोटे से गुना के लिए भाई बड़ी सजा दे दी, एकदम फांसी की सजा, तो वह व्यक्ति कहाँ जाएगा? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और कहेगा मेरी इतनी सी छोटी सी सजा के लिए इस हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे को फांसी की सजा दे दी है, तो आप इसको रोकिए। तो उत्प्रेषण का अर्थ क्या हो जाएगा? अधिकार क्षेत्र से हाईकोर्ट बाहर गया, तो अब इस केस को अपने पास क्या है? रोक लेगा और इस फाइल को अपने पास मंगा लेगा। तुम इस व्यक्ति को छोड़ो, तुम्हारी ने जो फांसी की सजा दी है उसको मैं खारिज करता हूँ, अब इसको जो सजा देनी है मैं दूंगा। तो ये तो हो जाएगा उत्प्रेषण, किसी व्यक्ति की फाइल को अपने पास मंगवाना, उत्प्रेषण। अब प्रतिषेध। अब मान लीजिए कोई हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, किसी मामले पर कार्यवाही कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को पता चला और सुप्रीम कोर्ट को लगता है भाई ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नोटिस जारी करेगा, रीट जारी करेगा और उसको कहेगा प्रतिषेध, अर्थात रुक जाओ कि ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये काम अब तुम बंद कर दो। तो किसी को बंद कराना, प्रतिषेध करना काम करने से, तो ये हो जाएगा प्रतिषेध। और किसी की फाइल को अपने पास मंगाना, उत्प्रेषण, ऊपर उत्प्रेषण हो जाएगा। तो ये हो गया अनुच्छेद 32। अब बात करते हैं अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का सीमित होना, अर्थात अनुच्छेद 33 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों का सीमित होना, कि आपके मौलिक अधिकार कब कब सीमित होंगे। मौलिक अधिकारों को मतलब भारत में कुछ ऐसी जगह है जहां पर आपके मौलिक अधिकार सीमित होंगे, तो आप कुछ कह नहीं सकते। जैसे सेना हो गई, सेना, गुप्तचर व्यवस्था हो जाएगी, हमारे गुप्तचर जासूस होते हैं, तो ऐसे कुछ पोस्ट होती है जो देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, तो उनकी आजादी छीन ली जाती है। जैसे सेना में कोई भी मान लीजिए मेन सेना का चीफ कमांडर है, तो वह पब्लिक में आकर सब कुछ नहीं बोल सकता, इधर उसके बोलने के अनुच्छेद 19 के तहत उसे बोलने की स्वतंत्रता छीन ली गई है। क्यों छीनी? तो भाई इधर देश का सवाल है, कोई कमांडर है, चीफ कमांडर है आर्मी का, वो पब्लिक में आकर बता दे भाई हमारे भारत के यहाँ पर इतने गोला बारूद है, इतने बंदूकें हैं, ये, तो ऐसे देश की अखंडता को खतरा पहुंचेगा। तो इसलिए वहां पर इसके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिए, तो वहां पर ऐसी स्थिति में उसके मौलिक अधिकार को सीमित कर दिए गए हैं। अब उसके लिए वो न्यायालय में नहीं जा सकता मुझे बोलने की स्वतंत्रता छीनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 33 समझ में आ गया कि मौलिक अधिकार को सीमित होना। तो भारत में मौलिक अधिकार कहाँ कहाँ सीमित होते हैं, ऐसा इनका वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 33 में।
अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? मार्शल लॉ के बारे में बताता है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 कहता है जहां पर मार्शल लॉ अर्थात सेना शासन चालू होता है वहां पर आप खुलेआम बोल नहीं सकते, घूम नहीं सकते बिना उनकी परमिशन के। जैसे कोरोना काल में मार्शल लॉ लगा था, बाहर पुलिस खड़ी थी, अगर आप बाहर जाते तो पुलिस आपको मारती थी। आप अब आपको ऐसे नहीं कहोगे मेरे तो घूमने का अधिकार था अनुच्छेद 19 के तहत और मेरे को बाहर जाने से रोका जा रहा है। नहीं, अगर कोई विश्वव्यापी महामारी ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें मार्शल लॉ लगा दिया गया है तो मार्शल लॉ में आपके मौलिक अधिकार सीमित हो जाएंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 35। अब मौलिक अधिकार से संबंधित कोई कानून बनाना है तो वही कौन बनेगा? संसद मौलिक अधिकारों का संबंधित कानून बनाएगा। अब इनमें से जो हमने पढ़े उसमें से कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट ये दे दिया जाता है कि भारत के नागरिकों को मिले हुए अनुच्छेद कौन कौन से, सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को। तो उसके लिए मैं बता देता हूँ, उसके लिए अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 29 और 30 ये क्या कहते हैं? ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए अनुच्छेद है। कौन कौन से? 15, 16 और 29, 30। 15 का डबल कर दो, 15 दूनी 30, 15, 16, 29, 30, बीच में बचा एक 19। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अनुच्छेद है। तो ये आई होप ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया, ये भाग भी। अब बढ़ते हैं भाग 4 के बारे में आगे। भाग 4 क्या कहता है? भाग 4 किसका वर्णन करता है? भाग 4 डीपीएसपी का वर्णन करता है। किसका? डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें कहां से कहां तक अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 36, 35 तक हो गया, तो 36 से 51 तक। ये नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए आपसे पूछ ले तो आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 के बारे में। 36 वही राज्य की परिभाषा देता है जो मैंने आपको 12 में बताई थी। 37 अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य का ये डीपीएसपी होते हैं जो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकार से आपका हनन होता है तो आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है कि इनको जरूरी से जरूरी लागू करवाए। तो वही 36 राज्य की परिभाषा देता है। 37 इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, ये हो गया 37। 38 राज्य का दायित्व रहेगा कि वह समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करे। तो मतलब राज्य को कुछ दायित्व दिए गए कि तुम्हें ये करना है, करो चाहे नहीं करो वह राज्य के ऊपर है। राज्य उसके लिए कैपेबल होगा तो वह सब कुछ कर देगा, कैपेबल नहीं होगा तो वो इसको छोड़ भी सकता है, आप उसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 37 हो गया राज्य की परिभाषा, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, लोक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। फिर अनुच्छेद 39 अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य का दायित्व रहेगा कि वह सम्मान कार्य के लिए स्त्री और पुरुषों में भेदभाव न करे, महिला और पुरुष में समान कार्य के लिए भेदभाव न करे। जो कार्य स्त्री और जो कार्य पुरुष दोनों ही समान कार्य करे तो उनको समान वेतन दे, तो स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करेगा। फिर 40 अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, अर्थात प्रत्येक राज्य का यह दायित्व रहेगा कि वह अपने अपने राज्य के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन करे। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में रोजगार, शिक्षा पाने का अधिकार। मान लीजिए आप अपंग है तो आपको भाई सरकार कुछ देगी कि आप अपंग है तो उनके लिए आरक्षण सीटें सेट करती है कि इस नौकरी में अपंगों के लिए इतनी सीटें, तो आपको इस आधार पर सीटें मिलती है अपंगों को। इसलिए तो अपंगों के लिए कुछ दशाएं होती है कि भाई इसकी इस दशा में उसको नौकरी देना चाहिए, जरूरत है, कैपेबल भी है, अपंग है तो उसको सरकार का दायित्व है कि उन अपंगों के लिए सीटें आरक्षित करे। फिर अनुच्छेद 42 न्याय संगत प्रसूति। एक तो व्यक्ति जिसके कैपेबल है उसको वही काम कराए, ऐसे नहीं कमजोर व्यक्ति को कोई भारी काम दे दिया है तो वो कर, और किसी मजबूत व्यक्ति को कोई सरल सा काम दे दिया, ऐसे नहीं। जो व्यक्ति जितना कैपेबल है उसको उतने हिसाब से काम कराए, उसकी जैसी योग्यता है उसको इस हिसाब से काम कराए। तो अनुच्छेद 42 कहता है न्याय संगत काम हो गया प्रसूति। महिला जो गर्भवती होती है राज्य का दायित्व होता है उन्हें छुट्टियां दे, उन्हें कुछ पैसे दे, उन्हें कुछ ऐसी सुविधाएं दे। तो ये सब हमें किसके आधार पर मिलते हैं? भाग 4 के आधार पर हमें राज्य देता है, राज्य इसके ऊपर हम कैपेबल है इसलिए वो हमें देता है नागरिकों को। फिर अनुच्छेद 43 उद्योगों में मजदूरों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अर्थात उद्योगों के मजदूरों की भागीदारी, अर्थात जो राज्य का दायित्व है कि जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा दे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दे। अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 44 सम्मान सिविल संहिता की स्थापना करना, अर्थात धर्म, जाति इन सबको अलग रखकर जो धर्म, विवाह, तलाक, संपत्ति जैसे मामले इनके लिए सम्मान कानून लगाना।
भारत में एक एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा जहाँ पर समान सिविल संहिता लागू है। क्योंकि ये अब क्या है, सभी लागू करे या नहीं करे ये पहले ही बता दिया गया अनुच्छेद 37 के अंतर्गत। इसके लिए हम न्यायालय नहीं जा सकते और ये राज्य के ऊपर है, राज्य इसे लागू करे या नहीं करे। तो गोवा ने एकमात्र है जहाँ पर विवाह तलाक ऐसे मामलों पर सबके लिए समान कानून है। कोई धर्म वर्म को नहीं कि मेरा धर्म कहता है तलाक नहीं देना है तो मैं नहीं दूंगा, ऐसा नहीं। अगर कोई व्यक्ति चाहता है तलाक लेना और उसे तलाक मिल सकता है गोवा में, कोई धर्म वर्म आड़े नहीं आएगा उसके। तो समान सिविल संहिता की स्थापना करना, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि समान सिविल संहिता 4 समान है, बराबर है, सबके लिए समान सिविल संहिता की स्थापना करना। फिर 45 अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य का दायित्व है वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या दे, निःशुल्क कानून शिक्षा देने का प्रावधान करे। बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है तो किसके तहत, अनुच्छेद 45 के तहत हमें राज्य देता है। तो ये हो गया 45। 46 राज्य का दायित्व है वो एसटी और एससी के हितों का क्या करे, संरक्षण करे। ऐसे नहीं उनको दबाने की कोशिश करे, उनके हितों का संरक्षण करे, उनकी मांगों को माने, उनकी मांगें पूरी करे। तो ये राज्य का दायित्व होता है 46 के अनुसार एसटी और एससी। फिर 47 राज्य का दायित्व है कि वो अपने राज्य के अंतर्गत जो लोग होते हैं उनके जीवन स्तर को बढ़ाए। उनके जीवन स्तर को अगर नशीली पदार्थें बंद करनी है तो बंद करें, प्रतिषेध करें। तो लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने का दायित्व किसका है, राज्य का। किसके तहत, 47 के अनुसार। फिर अनुच्छेद 48 हो गया। अनुच्छेद 47 सबके लिए समान, ये हो जाएगा 47 तो 46 हो गया एसटी। फिर पोषण स्तर को बढ़ावा देना। और 48 हो जाएगा वन्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना। कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना राज्य का दायित्व होता है कि कृषि और पशुपालन को बढ़ावा दे। ये दिमाग में इतने होते हैं कि कुछ 1-2 आर्टिकल इधर उधर हो जाते हैं, उनको याद करने में वापस टाइम आता है थोड़ा सेकेंडों का। फिर अगर आप भी ऐसे 2-3 बार प्रयास करेंगे, ऐसे लिख लिख कर और बोलते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है। राज्य का दायित्व है वो कृषि को बढ़ावा दे, पशुपालन को बढ़ावा दे। फिर 48 का ये क्या कहता है, 48 के ए में कहा गया अब कृषि और पशुपालन को छोड़कर क्या हो गया, वन्य पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण करे। ये राज्य का दायित्व होगा, वन का संरक्षण करे और वन्य जीवों का संरक्षण करे। फिर 49 जो राष्ट्रीय स्मारक होते हैं, किसी गांधी जी की मूर्तियां होती है, राष्ट्रीय स्मारक, मंदिर, मस्जिद, इन सब का संरक्षण करने का दायित्व होगा राज्य का। तो राज्य का दायित्व है कि इन सब का क्या करे, संरक्षण करे, इनको हानि पहुंचाने से रोके, उनके संरक्षण संबंधित प्रबंधन की व्यवस्था करे। तो ये सब राष्ट्रीय स्मारकों को रक्षा करने का दायित्व किसका है, तो राज्य का। फिर अनुच्छेद 50 अर्थात इसमें कहा गया कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग होगी। 50-50 यानी अलग अलग, कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका पूर्णतः अलग है। तो इसका वर्णन कौन करता है, 50-50 कार्यपालिका न्यायपालिका से पूर्णतः अलग है। 51 जो भी राज्य या देश एक दूसरे के साथ समझौते करते हैं उन समझौतों को शांतिपूर्ण तरीके से निभाना राज्य का दायित्व होगा। राज्य किसी के साथ समझौता करता है उसे शांतिपूर्ण तरीके से निभाए। ऐसे नहीं कि मैंने आज इसके साथ ये समझौता किया कल मैं तोड़ दूं, दादागिरी पे आ जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप अपना दायित्व है कि आपका ये दायित्व है कि आप उसको क्या है, उस शांतिपूर्ण समझौते से उस संधि को निभाए। अब हो गया ये क्या, अनुच्छेद भाग 4। अब हमने लास्ट पार्ट हमने कल ही पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा हो तो ये सब हमने टॉपिक पढ़ चुके हैं। लास्ट में हमारा भाग 4 का आता है, भाग 4 क, अर्थात इसे भाग 4 ए भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत नागरिकों को मूल कर्तव्य दिए गए। अब मैंने ये कल ही पढ़ाए थे तो मैं इसका छोटा सा रिवीजन मार लेता हूँ कि सरदार सोहन सिंह की सम्मति पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है। इसके अंतर्गत पहले क्या थे, 10 मौलिक कर्तव्य थे। अब राज्य को कुछ कार्य दिए, ये नागरिकों को कुछ अधिकार दिए। तो अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुछ और भी तो दे भाई, उनके भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं, वो इनका पालन करे, ये करे। क्या सब ये नागरिक को अधिकार दे दिए, मान लीजिए इनको कोई छीन नहीं सकता, तो ये तो इनका एकाधिकार हो गया। लेकिन नागरिकों का भी तो कुछ कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति। जिस तरह राज्य का कर्तव्य हो गया ये सब कि वह इन बातों को फॉलो करे, तो नागरिकों के लिए फॉलो करने की बात आ जाती है अनुच्छेद भाग 4 क में, जिसमें है ना आपको नागरिकों को कितने 10 मौलिक अधिकार दिए थे। पहले तो सरदार सोहन सिंह की सम्मति पर इसे लागू किया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और वर्तमान में अगर आपसे पूछ ले कितने हैं तो ईयर है। अब कौन कौन से मैं वो भी बता देता हूँ। पहला, भारत में जो एक एक चीज है उनका सम्मान करना है।
आपको संविधान का सम्मान करना है, संसद का सम्मान करना है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना है। यह आपका नागरिकों का हो गया पहला कर्तव्य। दूसरा, जो दो दो हाथ जिसने किए थे, ट्रिक बता रहे, दो हाथ जिसने किए थे उनके आदर्शों को सम्मान रखना है। अर्थात हमारे भारत में जब राष्ट्रीयवादी आंदोलन चल रहे थे तब दो हाथ किए थे गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, ये जो भी महान जवाहरलाल नेहरू, जितने भी महान भीमराव अम्बेडकर जी, जितने भी महान लोगों के जो आदर्श थे उनको अपने दिल में संयोजक रखना है। तो ये हमारा दूसरा कर्तव्य है। तीसरा कहता है आपको 3 बातें याद रखनी है कि देश की एकता, अखंडता, सर्वोच्चता बनाए रखनी है। अर्थात 3 बातें, देश की एकता, अखंडता, सर्वोच्चता, देश की अखंडता, एकता, अखंडता और संप्रभुता आपको बनाए रखनी है। ये हमारे नागरिकों का तीसरा कर्तव्य है। चौथा, जब देश खतरे में और आपको आह्वान बुलाया जाए तो आप देश की सेवा करने के लिए आगे आए, ये हमारा चौथा कर्तव्य है। पांचवा, सभी को एकता की भावना रखनी है। छठा, सभी संस्कृति, सभी त्योहारों का सम्मान करना है। भारत विविधताओं धर्मों से बना हुआ देश है तो सभी धर्मों का हमें सम्मान करना है। ये हमारा छठा कर्तव्य हो जाएगा। सातवां, स से सात समुद्र, अर्थात ये 7 समुद्र, अर्थात ये सॉन्ग पे मत जाना, ये 7 समुद्र अर्थात वन्य पर्यावरण, इनकी रक्षा करना आपका दायित्व है। तो वन और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा 7वां दायित्व। 8 रखना है आपको, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। अर्थात ये जो अंधविश्वास होते हैं इन सब से आपको बचना है, जितना हो सके बचना है, दूसरों को भी बचाना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना है। नमा आपको नहीं करनी है। नो, नमा क्या कहता है? नो अर्थात आपको सार्वजनिक हिंसा नहीं करनी है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये आपका हो गया नमा कर्तव्य है। फिर 10 में है दम, अर्थात जो भी कैपेबल होता है जो नागरिक, वो उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़े और अपने साथ सभी को आगे बढ़ाए, जिससे देश का विकास होगा। तो जो भी कैपेबल होता है वह आगे बढ़े और अपने साथ स्वयं दूसरों को भी आगे बढ़ाए, जिससे देश का भी विकास होगा, उसका भी विकास होगा। तो उत्कृष्ट की ओर आगे बढ़े। 11वां जो बाद में जोड़ा गया कि 82 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 82 संविधान संशोधन 2002 द्वारा, जिसमें कहा गया है कि माता पिता का यह दायित्व होगा, माता पिता का भी एक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजे, उनको शिक्षा दे। तो ये हो गया हमारे भारत का भाग 4। देख लीजिए हमने बोर्ड में हमने भाग 4 कंप्लीट कर दिया। आप भी चाहे तो इसी तरह क्विक रिवीजन मार सकते हैं। और ये देख लीजिए बोर्ड में हमने पूरा कंप्लीट कर दिए। अनुच्छेद कितने 51 तक कर लिए। 51 से आगे हम भाग 5 कल से पढ़ना वापस स्टार्ट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।